नेक्स्ट 7 मंथ या तो आपको टॉपर बना देगी या फिर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि काश थोड़ा सा और पहले से हमने तैयारी कर ली होती। लेकिन अभी भी टाइम नहीं निकला है। जितना टाइम निकल चुका है वो निकल चुका है। जो आने वाला टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके हम अपने बोर्ड एग्जाम में 99% स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कैसे? इसके लिए चाहिए आपको सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटेजी, सही गाइडेंस और एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए, एक क्लियर मोटिव होना चाहिए कि हाँ, हमें 99% अगर स्कोर करना है तो हमें ये चीजें करनी पड़ेगी। जो मैं आपको वो सीक्रेट इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो क्या आप इस सीक्रेट को जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो बस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तक शेयर भी कर दो ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए और जिनकी भी यहाँ पर नेक्स्ट 7 मंथ की जो भी प्लानिंग है, ठीक है, इस प्लानिंग के साथ उसको जोड़ करके बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपने बोर्ड एग्जाम में 99% या मैं कह सकती हूँ कि 100% भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं 7 मंथ का वो प्लान, राइट। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं द 7 मंथ रोड मैप एट अ ग्लांस। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी झलक देख लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर हमें क्या करना है? फर्स्ट 2 मंथ हमारा होगा फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा जो हमारा मंथ 3 और 4 होगा, यानी कि थर्ड और फोर्थ मंथ होगा, उसमें हम राइटिंग और रिवीजन पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मंथ 5th और 6th में हमें क्या करना है? पेपर और मॉक टेस्ट, यानी कि सैंपल पेपर, राइट, सैंपल पेपर और हमें मॉक टेस्ट पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और यहाँ पर 7th मंथ में हमें क्या करनी है? फाइनल रिवीजन करनी है, ठीक है, फाइनल टच देना है। सो ईच फेज build on the last. Consistency across the all 7 month is what the separate a 99% score at the rest. तो हमको क्या करना है? 7 मंथ्स की जो प्लानिंग अभी आपको मैंने थोड़ी सी एक झलक दिखाई है, अब उसको हम इन डिटेल जान लेते हैं कि हमें कब क्या और कैसे करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड मंथ की बात करते हैं। यहाँ पर हम अपनी फाउंडेशन यानी कि हम अपनी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेंगे। और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? जब भी हम अपनी बुक पढ़ते हैं, चाहे कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है, कोई भी आपके पास चैप्टर है, तो उस चैप्टर को हमने बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तभी आपके अंदर सारी की सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और वही चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगी। इसलिए ना तो हमें सीबीएसई का पता, क्योंकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन बनाकर दे सकते हो, ना ही हमें एनटीए का पता जो आगे चलकर आप सीयूटी का एग्जाम भी दोगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ोगे तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजिली और करेक्टली अटेम्प्ट करके आ सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट मंथ में अंडरस्टैंड द सिलेबस। तो हमने पहले सिलेबस को समझ लिया, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो नहीं आ रहे वो हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है कि रीड एनसीईआरटी थॉरोली फॉर ऑल द सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइज द क्लास नोट्स एंड द स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पर आप जो भी अपने स्कूल में पढ़ते हो, क्लास में जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, साथ साथ में आपके टीचर्स ने अंडरलाइन कराई होगी या नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। नहीं भी बनाए हैं तो जब आप अपने घर आकर के सेल्फ स्टडी करते हो तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। बच्चे बहुत गलती करते हैं कि यार चैप्टर खत्म होने के बाद हम नोट्स बनाएंगे। ये गलती आप मत करना। चैप्टर जब रनिंग होता है, चैप्टर जब आपका चल रहा होता है, तो उसी के दौरान जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती है ना उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में फिर हम भूल जाते हैं कि यार कौन सा पॉइंट था जो मैम ने बताया था वो करके। तो साथ साथ में उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड द टॉपिक। अब ये सिलेबस को जानने के लिए हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैडम कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेंगे ना। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका मतलब वो चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीचर भी बताती रहती है, चाहे वो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, ट्यूशन में पढ़ रहे हो, टीचर को पता होता है कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डेवलप अ डेली स्टडी रूटीन। तो आपको डेली स्टडी रूटीन मतलब एक स्ट्रिक्टली अपना टाइम टेबल फॉलो करना है, क्या चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये बात और है कि थोड़ी सी इमरजेंसी कभी कभी हो जाती है, वो एक अलग केस है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड मंथ में क्या करेंगे? डीपन अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर हम और ज्यादा डेप्थ में अपनी चीजों को जानते हुए चलेंगे। तो चैप्टर क्रिएट अ चैप्टर वाइज नोट्स। तो आपने चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद में हाईलाइट द की डेफिनेशंस। तो जो भी आपके चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस आई हैं, ठीक है, या फिर ईयर आए हैं या फिर कोई भी इवेंट आया है, आप उसको साथ साथ में अंडरलाइन करते रहिए, ठीक है। उसके बाद में स्मार्ट मैप प्रैक्टिस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिवाइज वीकली। अब यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी में खास करके मैप पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको 1 नंबर पीछे कर सकती है ना, ये तो पता ही होगा आपको। तो यहाँ पर मैप जो आपका 5 मार्क्स का आता है, तो उस मैप को भी आपने
नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको भी लाइटली नहीं लेना है। तो उसको साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते जाओगे, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ करके लोकेट करते जाओगे। मैं मैप की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मंथ्स 3rd एंड 4th के अंदर राइट और रिवाइज। अब यहाँ पर राइट और रिवाइज का क्या मतलब होता है? बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, हमेशा लर्निंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लर्न करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। भाई आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके अंदर आपको लिखना होता है, और जितने अच्छे तरीके से, जितने डिटेल में आप अपने आंसर्स दोगे उतना ही ज्यादा एग्जामिनर इंप्रेस होगा। इंप्रेस मतलब उसको हमें नहीं करना, तो जितना हम अच्छे से लिखेंगे, जाहिर सी बात है कि जब उसको पढ़ेंगे तो इंप्रेस होंगे तो आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3rd मंथ में हमें क्या करना है? आंसर राइटिंग करनी है। तो प्रैक्टिस पीवाईक्यूज डेली, आंसर आपने 2 से 3 एवरीडे अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, द प्रेजेंटेशन एंड द कीवर्ड। तो यहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, तो बच्चा कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें डेट वाले क्वेश्चन काफी आते हैं, जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूं। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिसमें डेफिनेशंस काफी आती हैं, कीवर्ड से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपकी पॉलिटिकल साइंस है। कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर मैप वर्क पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे आपका ज्योग्राफी है, ठीक है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। प्रैक्टिस द इंग्लिश राइटिंग स्किल ऑल्सो। तो आपने साथ साथ में इंग्लिश राइटिंग की जो भी आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश में, ठीक है, वहां पर भी साथ साथ में उन चीजों को भी लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पर ही ध्यान दो और आपके हिंदी, इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट है बाकी के वो रह जाएं, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है? 4th मंथ में आपने क्या करना है? फर्स्ट फुल रिवीजन करनी है। रिवाइज ऑल द कंप्लीटेड चैप्टर, प्रिपेयर द शॉर्ट नोट एंड द माइंड मैप, और टेक अ चैप्टर वाइज टेस्ट और आइडेंटिफाई द एड्रेस वीक एरिया। अब यहाँ पर क्या करना है? 4 मंथ के अंदर रिवाइज ऑल द कंप्लीटेड चैप्टर, जो भी आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, है ना, उसमें क्या करना है? आपको उसको रिवाइज करना है, राइट। तो हमने क्या टॉपिक देखा था? राइट एंड रिवाइज। अब ये तो राइटिंग वाला सेक्शन था, यहाँ पर रिवीजन वाला सेक्शन है। तो यहाँ जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए रिवाइज करना है, उसके साथ साथ में प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स एंड द माइंड मैप। बच्चा आप जो भी अपने माइंड मैप्स बनाते हो, माइंड मैप्स का कहने का मतलब है कि आपने कोई भी, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 1857 का रिवोल्ट लिखा, ठीक है। अब यहाँ इस रिवोल्ट के रीजन क्या थे? तो यहाँ पर पॉलिटिकल रीजन, यहाँ पर इकोनॉमिक रीजन, यहाँ पर जो है आपका सोशल रीजन, यहाँ पर रिलीजियस रीजन। इस तरीके से ये जो है आपके माइंड मैप बनाए जाते हैं। तो माइंड मैप आपको बहुत सुंदर सुंदर से डिजाइन करके सजा सजा के नहीं बनाने हैं, ठीक है। अपनी राइटिंग में जैसे तुम बना सकते हो वैसे आप बनाइए, लेकिन उसको इतना शॉर्ट में बनाइए ताकि आपको ये ना लगे उसको देखने के, यार ये तो इतना बड़ा है, कौन याद करेगा, चल छोड़ना। तो जितने शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो उसको बनाइए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बाय द एंड ऑफ द 4 मंथ, अब जब जैसे देखोगे आपकी 4 मंथ आपके कंप्लीट हो गए हैं, यू शुड हैव द कंप्लीट योर फर्स्ट फुल रिवीजन ऑफ द एंटायर सिलेबस। आप खुद ये चीजें रियलाइज करोगे कि 4 मंथ में मैंने पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज भी कर लिया है ना, पूरा कंप्लीट भी कर लिया, कंप्लीट करके मैंने रिवाइज भी कर लिया, राइट। उसके बाद में हमें क्या करना है? हमें 5th और 6th मंथ के अंदर हमने सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट लगाने, ठीक है। 5th मंथ में बोर्ड ओरिएंटेड प्रिपरेशन, यानी कि हमारी जो 5th मंथ में जो स्टार्ट होने वाला है, जो हमारा एक टारगेट होगा कि हमें ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा हमें चीजों को रिकॉल करके, रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके चीजों को हमें ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बोर्ड ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सॉल्व द सैंपल पेपर प्रैक्टिस। अब ये कितने सैंपल पेपर आपने सॉल्व करने हैं? कम से कम आप ये लगाओ वीक में 2 से 3 सैंपल पेपर आप लगा ही लो, ठीक है। वीक में 2 से 3 सैंपल पेपर सब्जेक्ट के, जो भी आपको सब्जेक्ट लगता है कि मैं इसके सैंपल पेपर लगा सकता हूं या लगा सकती हूं, तो आप उसके लगाइए, ठीक है। ये आपकी चॉइस है। उसके बाद में यहाँ पर प्रैक्टिस केस बेस्ड स्टडीज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पर फोकस ऑन द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। अब यहाँ पर पीवाईक्यू से आपको ये पता चलेगा कि बार बार किस चैप्टर के किस टॉपिक से बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। उसके बाद में स्टडी द मैप वर्क एंड द डायग्राम। अब ज्योग्राफी में डायग्राम आपके आते हैं, ठीक है, बनाने के लिए भी आएंगे, तो यहाँ पर मैप और डायग्राम पर भी आपको साथ साथ में फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 6 मंथ्स की बात करती हूँ, मॉक टेस्ट फेज की, राइट। तो फुल अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, तो जो आपके सैंपल पेपर होते हैं ना बच्चे, अब आपने क्या करना है? 3 घंटे अपने आप को वहां पर एक जगह पर बैठ करना, ऐसे सोचना है कि मैं जो है रियल एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो 3 घंटे बैठ करके आपको पेपर सॉल्व करना है। हो सकता है कि फर्स्ट डे जब आप पेपर सॉल्व करने बैठो आपको 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए, ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी चीजें जो है वो सुधरती चली जाएगी। और 3 घंटे के अंदर फिर देखना, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो 3 घंटे भी आपको बहुत ज्यादा लगेंगे, 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर आप कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एनालाइज द मिस्टेक। अब यहाँ पर जब आप सैंपल पेपर करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो यहाँ पर आपकी कुछ मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो उन मिस्टेक्स को क्या करना है? एनालाइज करना है, मतलब उस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी कि ये मेरे से गलती क्यों हुई। तो उस क्यों का पता जो है आपको अपनी एनसीईआरटी से पता लगाना होगा कि इसका आंसर क्या था और मैंने क्या लिखा। तो अपनी इस गलतियों को
थोड़ा सा उसको सीरियसली लीजिए, रिवाइज डिफिकल्ट चैप्टर। अब जब आपको लगता है कि यार मेरी यहां से बार बार गलती हो रही है, तो आपने क्या करना है, चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उसको दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7th मंथ में क्या करना है, फाइनल रिवीजन एंड द पीक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर या 7th मंथ के अंदर क्या करना है, 7th मंथ के अंदर पहला काम आपने क्या करना है, रिवाइज शॉर्ट नोट्स डेली। जो भी आपने पहले स्टडी के दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे थे आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो अब उन्हीं शॉर्ट नोट्स को, अब आपने बुक को हाथ नहीं लगाना, ठीक है, बुक को साइड में कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे देखो, जब आप उसको पढ़ोगे ना तो सारी चीजें आपकी रिकॉल होती चली जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्विक फोकस रिवीजन, नो न्यू टॉपिक्स एट दिस स्टेज। तो आपको कोई नया टॉपिक टच भी नहीं करना है कि मैं नया पढ़ लूं, मैं ये वाली बुक ले लूं, वहां से वो बुक ले लूं, वहां से वो बुक ले लूं, नहीं भाई। आपने जो नोट्स बनाए थे, आपके पास जो एनसीईआरटी है, सिर्फ आपको उसी से पढ़ना है, वही टॉपिक रिवाइज करने जो आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपका सेकेंड, सॉल्व द इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। अब यहाँ पर पीवाईक्यूज मैं तो कहती हूँ बस 5 से 6 साल के आप पीवाईक्यूज सॉल्व करके देखिए, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो रेनफोर्स द हाई वैल्यू क्वेश्चंस एंड द आंसर्स पैटर्न। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड में बिल्ड द एग्जाम टेम्परामेंट। तो स्ट्रेटन द कॉन्फिडेंस, मैनेज टाइम एंड द स्टे काम। बहुत सारे बच्चे एग्जाम डे में जैसे जैसे एग्जाम पास आते रहते वैसे वैसे पैनिक हो जाते हैं, वैसे वैसे टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो बच्चे टेंशन लेते हैं जिन्होंने पहले से तैयारी नहीं की, क्योंकि जो बच्चे पहले से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं उनके अंदर तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि वो लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है, लिखने की भी, याद करने की भी। तो इनको तो बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बच्चे, उनके फेस से साफ वो चीजें क्लियर होती हैं कि इस बच्चे के अंदर जो है वो कमियां हैं। कमी किस चीज की, कि उन्होंने टाइम से अपनी पढ़ाई को शुरू नहीं किया था, ना उसका सिलेबस कंप्लीट हुआ, और ना ही उसको ये पता है कि किस टॉपिक में क्या बताया गया, उसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी से मैं इसलिए कह रही हूँ कि तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद में यहाँ पर बी फुल्ली प्रिपेयर्ड बिफोर द बोर्ड एग्जाम, बिगिन नॉट द स्क्रैमिंग एट द लास्ट टाइम। अब आपको यहाँ पर जो लास्ट टाइम पर जो बच्चे हैं, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले जो पढ़ाई करते हैं ना, वो वाले बच्चे नहीं बनना है आपको, ठीक है। बैड बच्चे नहीं बनना है आपको, गुड बच्चे बनना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी ऐसे करके चलो कि बाद में आपको पैनिक वाली सिचुएशन ना फेस करनी पड़े, स्ट्रेस वाली सिचुएशन ना फेस करनी पड़े। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ। उसके बाद में डेली अगर मैं शेड्यूल बताऊं आपका, तो यहाँ पर आपको 2 घंटे अपने मेन सब्जेक्ट को देने, एक घंटा जो है अपना रिवीजन को देना है, और 1 घंटा आपने इंग्लिश और जो भी एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर वीकेंड में क्या करना है, संडे को क्या करना है आपने, 6 to 8 आवर्स ऑफ द फोकस स्टडी, 1 फुल मॉक एंड द मॉक टेस्ट एंड द एनालाइज। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि मैडम 6 से 7 घंटे फिर हम संडे का मजा ही कब लेंगे, मतलब संडे में तो मौज मस्ती के लिए होता है। हाँ भाई ठीक है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दीजिए, अपनी पढ़ाई को भी दीजिए, ताकि वो चीजें आपकी साथ साथ में रूटीन में चलती रहे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में क्या करना है, आपने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। जो भी सोर्सेस आते हैं ब्लू बॉक्स वाले, राइट, उनको क्या करना है, अच्छे से रीड आउट करना है, और हिस्टोरियन, पीवाईक्यूज एंड द आंसर राइटिंग। तो ये हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी है। पॉलिटी पर बात करते हैं, तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट, जो आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, वहां से आपके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स पर कॉन्स्टिट्यूशनल द प्रोविजंस, थिंकर्स, पॉलिटिकल थ्योरीज, फ्लो चार्ट एंड द शॉर्ट नोट्स। इन पर आपको फोकस करते हैं, अपने पॉलिटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब मैं बात करती हूँ किसकी, ज्योग्राफी की बात करती हूँ। तो ज्योग्राफी के अंदर आपके मैप्स, डायग्राम्स, केस स्टडी, रिपीटेड रिवीजन ऑफ द फैक्चुअल कंटेंट, ठीक है, ये आपके ज्योग्राफी को प्रिपेयर करेंगे, और यहां से आप फुल स्कोर कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करती हूँ, तो सोशियोलॉजी के अंदर डेफिनेशंस हो गए, थिंकर्स हो गए, एग्जांपल हो गए, केस स्टडीज होगी, और द चैप्टर वाइज नोट्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी है, तो आपने सोशियोलॉजी के अंदर ये करना है, हिस्ट्री के अंदर ये, पॉलिटी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर लिटरेचर रिवीजन करनी है, राइटिंग स्किल पर ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है, एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने सब्जेक्ट वाइज बता दी। इसके अलावा अगर आपका कोई अदर भी सब्जेक्ट है, तो उसका भी ऑलमोस्ट जो है यही आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं फॉलो दीज रूल फॉर 1919, ठीक है, 99%। तो मास्टर एनसीईआरटी कंप्लीटली। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बच्चा आपको दूसरी बुक प्लीज नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, दूसरी बुक से नहीं बनेंगे। तो एनसीईआरटी को आपने एक बार पढ़ लिया ना अच्छे से, दूसरी बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप मेरा यकीन मानो, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना है, उसमें अपनी मास्टरी एकदम हासिल कर लेनी है। सो रिवाइज द एवरी सिंगल वीक। अब आपको कोई भी ऐसा सिंगल वीक भी आपने बिल्कुल अब छोड़ना नहीं है, खाली नहीं छोड़ना जिसमें आप रिवीजन ना करो, ठीक है। तो आपने मंडे से सैटरडे तक आपने पढ़ाई की, संडे को आप थोड़ी सी उसकी रिवीजन कर लीजिए, जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रैक्टिस द आंसर राइटिंग रेगुलरली, और
उसके बाद में सॉल्व पीवाईक्यू एंड द सैंपल पेपर और स्टे कंसिस्टेंसी फॉर ऑल द 7 मंथ। और यहाँ पर जितने भी मैंने 7 मंथ की आपको जो स्ट्रेटेजी बताई है, जो प्लान बताया है, उसके अंदर आपको उस पर बिल्कुल बिल्कुल आपने ध्यान देते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसके मुझे पता है कि ये कहना बहुत इजी है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब एक बार करना स्टार्ट कर दोगे ना, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना स्टार्ट करोगे, आप खुद देखना कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया। आपका एक इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई के अंदर इतना हो जाएगा कि आप डेली एक हैबिचुअल हो जाओगे कि यार मतलब कभी नहीं भी पढ़ोगे तो यार कुछ मिस हो रहा है ना, क्या मिस हो रहा है कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की। तो इस तरह की आपकी एक हैबिट में वो चीजें आने लगेगी। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर 99% की जर्नी जो है वो आज से अभी से स्टार्ट होती है। तो 7 मंथ स्ट्रक्चर्ड फेस वाइज या प्रिपरेशन, उसके बाद में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स जो है वो टेलर्ड द स्ट्रेटेजी फॉर ईच, जो भी मैंने आपको 5 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताई। और आपके पास गोल एक है कि मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में 99% स्कोर करना है। 99% स्कोर करने के लिए जो भी मैम ने चीजें बताई है मैं डेफिनेटली उसको फॉलो करूंगा। और जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो 99% अपने एग्जाम में लाना चाहते हैं। वो बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे 99%, बस इतना लिख देना, बाकी मैं समझ जाऊंगी ये बच्चे मच इंटरेस्टेड है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर वन स्टॉप सोल्यूशन देती हूँ। जो भी मैंने बातें बताई है 7 मंथ के अंदर, ठीक है, वो सारी की सारी बातें आकर के यहाँ पर आपकी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये है CUET प्लस बोर्ड एग्जाम का महापैक, जिसमें 7 मंथ में आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा और आगे आपको CUET के लिए भी। ठीक है, और ये हमारा CUET के महापैक के अंदर आपके 2 वेरिएंट है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये क्लास 12 का, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का ये बैच है, आप इसको एनरोल कर लीजिए। ठीक है, CUET की तैयारी बाद में करना चाहते हो बाद में कर लो। ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कंपल्सरी कि अभी स्टार्ट करो। तो ये क्लास 12 का है और ये दोनों जो है वो CUET प्लस क्लास 12 दोनों का है। इसको मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपको कहां पर मिलेगा? देखो, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है आप इसमें एनरोल करोगे ना तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि किस तरीके से जो चीजें होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, अपने एंड्रॉइड फोन से अड्डा 24/7 टाइप करना, देन उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका ऑल कोर्सेज। जैसे आप ऑल कोर्सेज पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका UG PG एंट्रेंस एग्जाम। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए CUET आर्ट्स है ना। ठीक है, अब बोलोगे मैडम मुझे तो आर्ट्स नहीं चाहिए, मैंने कब कहा कि आपको CUET की तैयारी करनी है? तो यहाँ पर व्यू ऑल पे जाओगे, जैसे आप व्यू ऑल पे जाओगे तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये रहा आपका आधार 2.0 बैच, जो कि कितने का है? 5187 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो, अब मैं जब कूपन कोड लगाऊंगी तो ये चीजें ऑटोमेटिकली प्राइस आपके कम हो जाएंगे, Y489। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको किया अब ये देखे, ठीक है, कितने रुपीस माइनस हो गए? पहले 9000 का था, ठीक है, अभी कितने रुपीस माइनस हो गए? 4434 रुपए। अब ये आपका 4998 का पड़ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ 7 मंथ्स की तैयारी के लिए इतना तो आप अपने पे खर्च कर ही सकते हो, इतना तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो। और इन्वेस्टमेंट भी ऐसा जो कि आपको आपके CUET एग्जाम में भी काम आएगा। डोमेन यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चा सोचो मत, शुरुआत कर दो। कहने का मतलब ये कि आपको क्या करना है, फटाफट से जाकर के इसमें एनरोल करना है और अपने कल से हमारे साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है, अगर तो 99% लेकर आने हो तो। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो कि नहीं मैडम मेरी हिस्ट्री वीक है, मेरी पॉलिटिकल साइंस वीक है, ठीक है, मेरी ज्योग्राफी वीक है, तो इंडिविजुअल भी है। फॉर एग्जाम्पल किसी को मान लो ज्योग्राफी यहाँ पर क्या लगती है, ज्योग्राफी बहुत ज्यादा है, या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री मुझे मुश्किल लगती है, तो उसमें क्या करोगे, ये देखो 2000 रुपए का है। अब यहाँ पर फिर से कूपन कोड लगाएंगे और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल भी है और यहाँ पर कंबाइन भी है। अब करना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने रास्ता दिखा दिया, चलना ना चलना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कॉमेंट में लिखकर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।